सन 2005 उत्तर प्रदेश का देवली गांव, कुसुम नाम की एक लड़की की बड़ी ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। क्या बिगाड़ा था कुसुम ने किसी का? आखिर क्यों कोई एक मासूम सी लड़की की जान लेना चाहेगा? कौन था यह शख्स जिसने एक मासूम लड़की का इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया था? जल्दी उठाओ, जल्दी। क्या हुआ? हाँ बेटा, ये ले दूध। लाए बेटा, ला दे। रुपेश, मैंने तेरे काम के बारे में शिवचरण से बात कर ली है। कल से तू गुड़ की मंडी पर काम कर जाना शुरू कर दे। और बाबूजी वो सबसे मुफ्त में काम करावत है। सारा गांव जाना था शिवचरण केहू का पैसा ना देते। अरे तो क्या हुआ, घर में बैठने से तो अच्छा है कुछ काम सीख लेगा। बाबूजी हम कौनो दूसरा काम ढूंढ लेंगे। अरे कहाँ ढूंढ लेंगे, हमने तुझे तेरे मामा के पास भी भेजा था, वहाँ से भी तू साल भर में लौट आया। हमने कह दिया सो कह दिया, कल से तुझे शिवचरण के साथ जाना है बस। अरे एक बार इसकी शादी हो जाने दो, बाल बच्चों की जिम्मेदारी सिर पे आएगी तो अपने आप संभल जाएगा। माँ, हम तुमसे काहे नाम कौनो दूसरा काम ढूंढ लेंगे, और हमसे इस शादी वादी की बात मत किया करो। कुसुम बिटिया, कुसुम बिटिया, काका, काका। अरे दयाराम, अरे क्या हुआ? अरे कुसुम बिटिया को कहीं देखे हो का? अरे नहीं, पर बात क्या है? सुबह से ढूंढ रहे उसको, कतहु नहीं मिल रही है। काकी, हमारी बिटिया घर पे नहीं है रात से। अरे चिंता की कोई बात नहीं है, चलो चलो हम सब ढूंढते हैं। मिल जाएगी। चलो चलो मिल जाएगी। दयाराम और उसकी पत्नी ने अपनी बेटी कुसुम को गांव के हर कोने में तलाशने की कोशिश की, हर वो जगह जहां उनकी बेटी हो सकती, लेकिन कुसुम कहीं नहीं थी। आधे दिन की इस तलाश के बाद एक घिनौना सच सामने आया। दोस्तों, देवली गांव में ये इस तरह की पहली वारदात नहीं थी। सन 2004 से 2005 के बीच 5 लड़कियों को बलात्कार की कोशिश के बाद इसी तरह चाकुओं से मार दिया गया था। क्या कुसुम की हत्या के पीछे भी इसी हत्यारे का हाथ था? दयाराम शांत हो जा, दयाराम शांत हो जा। हमारी कुसुम ने किसी का काम बिगाड़ा था काका। किसने ये किया? हमारी बच्ची के साथ क्या किया है? मेरी बच्ची को मार डाला काकी। मेरी बच्ची को मार डाला। मेरी बच्ची को। देखो दयाराम, अब हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। रुको काका, पुलिस वालों को क्या खबर करनी है? पुलिस वालों की खबर तो हम लेंगे। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है, ये आप लोगों के काम के पर्दे खोलने के लिए है। तब शायद ये पुलिस वालों को हमारी बात ठीक से सुनाई देगी। जवाब दीजिए इंस्पेक्टर साहब, हमारी बेटी मरी है, आपको आज जवाब देना होगा। हो जाओ गाँव वालों, पहले भी हमारे गांव में 5 लड़कियों की हत्या हो चुकी है, और जिसके इल्जाम में आपने रामपुर के महेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार भी किया था। फिर अब ये कुसुम की हत्या क्यों हुई? एक बात बताइए, क्या आपने महेंद्र प्रसाद को छोड़ दिया है, या फिर वो जेल तोड़कर भाग गया? देखिए मुखिया जी, महेंद्र प्रसाद अब भी जेल में ही है, और ना ही हमने उसे छोड़ा है और ना ही वो जेल से भागा है। देखिए दरोगा साहब, कुसुम की हत्या बिल्कुल वैसे ही हुई है जैसे उन 5 लड़कियों की हुई थी। अगर महेंद्र प्रसाद अंदर है तो ये कौन सा हत्यारा है जिसने कुसुम की जान ली? देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले मामले को रफा दफा करने के लिए आपने महेंद्र प्रसाद को अंदर कर दिया हो। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? सटिया गए, जॉनसन बोल रहे हैं। महेंद्र प्रसाद ने खुद अपना जुर्म हमारे सामने कबूल किया था, और जब से वो अंदर है गांव में इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं हुई है। तो फिर यह घटना फिर से क्यों हुई? हाँ, क्यों?
शांत हो जाओ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप जल्दी से जल्दी उस हत्यारे को गिरफ्तार करिए, वरना गांव वालों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। चलो गांव वालों, चलो। सुनो भाइयों, अब हमें अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। अगर हम लोग पुलिस के सहारे रहे तो कुछ नहीं होगा। अरे मैं तो कहता हूं हर घर से एक आदमी आगे आए और सब मिलकर रात को गांव में पहरा दें। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे मुखिया जी, पुलिस के भरोसे रहना हमारी मूर्खता होगी। तो फिर ठीक है, आज रात को मुन्नू, रुपेश, गुन्नू जाट और इनके साथ 3 लोग और मिलकर गांव में रात को पहरा देंगे। पूरा गांव खुद की और अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए मुस्तैद हो गया। सावधान रहने की एक मुहिम सी छिड़ गई, लेकिन किसी को कोई भनक नहीं थी कि यह हत्यारा कौन था। शायद यह हत्यारा इसी गांव का था, सबके सामने लेकिन सबसे अनजान। यह एक ऐसा डर था जिसका कोई चेहरा नहीं, अगर सामने भी आए तो कोई पहचान नहीं। कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था सिवाय अपनी हिफाजत करने की। हर रात गांव में गश्त होने लगी, लोग टोलियां बनाकर पहरा देने लगे। कोई भी अनजान इंसान अगर दिख जाए तो उसे रोककर पूछताछ की जाए। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। फिर एक हफ्ते बाद दोपहर के समय क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। मुन्नी, बेटा बाल्टी इधर रख। माँ चले। बेटा एक बाल्टी और भर ले, फिर चलते हैं। मुन्नी, 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 मुन्नी। अरे रुक, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तुमने शिवचरण के पास भेजा था ना? वो हम अरे जी, ये वो क्या, कहाँ गायब था दिन भर? बाबूजी, हम वो दोस्त के ब्याह में गए थे। कौन सी शादी? उमेश है ना बाबूजी, बगल गांव में, उसी के भाई का शादी था, वहीं गए थे हम। अरे बाबूजी, आपके लिए मिठाई भी भेजा है, देखिए। ये लो माँ। दिन भर यही करते रहो बस। अरे बाबूजी, अब आप कहाँ जा रहे हैं? रामचरण की बेटी गायब है, उसको ढूंढने जा रहे हैं हम। आपने मुन्नी को देखा क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। गांव में खोज डाले। चलो चलो ढूंढते हैं। अरे मेरी बेटी नन्ही सी। मुन्नी कहाँ है? मुन्नी कहाँ है तू? अरे क्या? बिल्लू बेटा, मुन्नी को कहीं देखा है क्या? अरे रतन, तू किससे पूछ रहा है? अरे ये तो पागल है, इसको खुद अपना होश नहीं है।
ये तो हमारी बच्ची है। बुढ़ी है ये। अरे मेरी बुढ़ी। अरे जा रे बाबूजी। अरे छोड़ दो। पीछे रामचरण जी, आप आगे नहीं जा सकते, ये पुलिस केस है। क्या कर लिया पुलिस ने? अरे तुम्हारी आंखें फूट गई है क्या? देखते नहीं हमारी बिटिया है वो। देखिए, आपके पास जाने से सबूत इधर हो सकते हैं। हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, हम आपके भले के लिए कह रहे हैं और हमें अपनी कार्रवाई करने दीजिए। अरे भाड़ में गई तुम्हारी कार्रवाई। देखते नहीं हमारी बेटी बुढ़ी है, मुझे जाने दो। देखिए उनको उनकी जांच करने दो। देखो ये खून, मुखिया जी, इसी ने मेरी बेटी को मारा है। इसने मारा मेरी बेटी को। और क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने? छोड़ ये पुलिस कैसे है? तू बीच में मत पड़। बेटा हवलदार लेके जाओ इसको। बिल्लू को तो पुलिस पकड़कर लेकर गई थी, लेकिन रुपेश के पिता को अपने बेटे का बर्ताव कुछ अजीब लगने लगा था। क्या रुपेश के पिता का शक सही था? क्या वाकई में रुपेश कुछ छुपा रहा था? क्या हुआ? मुन्नी मिली? हम अभी चाय बना के लाते हैं। बाम कहाँ है? सर दर्द हो रहा है। बाम वो अलमारी में रखिए, हम अभी लाते हैं। तुम चाय बनाओ, हम बाम देख लेते हैं। लीजिए चाय। क्या हुआ? कोई परेशानी? गांव वालों को लगने लगा कि बिल्लू की गिरफ्तारी के बाद गांव में ऐसी घटनाएं बंद हो जाएंगी, और वाकई में 1 महीने तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा यकीन में बदलने लगा कि आखिरकार बिल्लू ही असली हत्यारा है। फिर अचानक एक दिन उनका भरोसा चकनाचूर हो गया। वही हुआ जिसका उन्हें डर था। ले बेटा चाय पाओ। अरे तू उस दिन किसकी शादी में गया था? अरे तुझसे पूछ रहा हूँ। किस दिन बाबूजी? अरे उसी दिन जब वो मुन्नी के बारे में पता चला था। बाबूजी उस दिन विनोद के भाई की शादी में गए थे। बगल गांव में उमेश है ना, उसी के भाई का शादी था, वहीं गए थे हम। तो उमेश का नाम ले रहा था। अरे नहीं बाबूजी, हमने विनोद के भाई की शादी ही बोला था। आपको याद नहीं बाबूजी? देख रुपेश, मुझसे झूठ मत बोल। अरे बाबूजी हम काहे को झूठ बोलेंगे आपसे? देख मैं तुझसे कह रहा हूँ कि छोड़िए ना, पता नहीं आप भी क्या बात लेके उसके पीछे पड़े रहते हैं। क्या हो गया है आपको? रुक, अब क्या हुआ? तेरे चेहरे पर चोट कैसे लगी? बाबूजी साइकिल से गिर गए थे। सब्जी मंडी जा रहे थे उस दिन, तो साइकिल के नीचे पत्थर आ गया था, वहीं गिर गए थे। अरे अपने ईमानदार काका है ना, उन्हीं के घर के सामने तो बात है। अच्छा बाबूजी अभी आते हैं थोड़ी देर में।
बेटा हम मंडी जा रहे हैं, आते वक्त थोड़ी देर हो जाएगी, लेकिन जब तक हम वापस नहीं आए किसी के आने पर दरवाजा मत खोलना। जी बापू। लखन चाचा, अरे लखन चाचा है क्या घर पे? वो अभी भी मंडी के लिए निकल गए। अच्छा अच्छा ठीक है, हम बाद में आते हैं। जी। एक मिनट, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? जी। गांव के दूसरे लड़कों की तरह साधारण से दिखने वाला रूपेश ही उस लड़की का हत्यारा था। वही था जो एक एक करके गांव की कई लड़कियों का खून कर रहा था। अब तक कुल मिलाकर रूपेश ने 8 लड़कियों का खून किया। इनमें से 6 लड़कियां नाबालिग थी और 2 की उम्र बस 18 से कुछ ही ज्यादा। इन लड़कियों में से उसने 2 के साथ बलात्कार किया, जबकि बाकियों के साथ बलात्कार की कोशिश की थी। रतनराम का शक अपने बेटे के प्रति बिल्कुल सही था, लेकिन चूंकि रतनराम के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था, इसलिए वो अब तक कोई फैसला नहीं कर पाया। गांव में जितने भी कत्ल हुए मुझे उन सबकी फाइल ला के दो जल्दी। मुझे मुखिया से मिलना है। सभी लड़कियों की हत्या गांव के इन्हीं 3 जगहों के आसपास हुई है। कातिल इसी गांव का है। इंस्पेक्टर साहब, ये आप कैसे कह सकते हैं? वो कोई आस पड़ोस के गांव का भी हो सकता है। पूरी रात आप लोग गांव में पहरा देते हैं, कातिल आपके हाथ लगा नहीं? पता है क्यों? क्योंकि बाहर से कोई आदमी इस गांव में आया ही नहीं। उसे गांव के हर कोने के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है। इंस्पेक्टर साहब, आप उसे ढूंढेंगे कैसे? मुखिया जी, कातिल के बारे में हमें कुछ पुख्ता जानकारी मिली। तकरीबन 1 साल से इस गांव में कोई घटना घटी ही नहीं। कातिल वो भी हो सकता है कि जो 1 साल के लिए इस गांव से दूर रहा हो और अभी हाल में ही कुछ दिन पहले गांव में वापस आया। और एक बात, कातिल के खून करने के तरीके से ये बात साफ साफ पता चलती है कि कातिल अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करता है। बाबूजी, चाय। रुपेश, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि तू कोई भी काम उल्टे हाथ से मत किया कर, यह अशुभ होता है। और सबसे खास बात, कातिल जिन 8 लड़कियों का बलात्कार करना चाहता था उसमें से सिर्फ 2 का ही कर पाया। इंस्पेक्टर साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? हो ना हो, कातिल के अंदर जरूर कोई ना कोई दोष है जिसकी वजह से उसे औरत का सुख नहीं मिलता, और यही वजह है कि उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है। या वो लोग भी हो सकते हैं कि जिनकी बीवी दूर रहती हो, या वो लोग जिनकी उम्र तो हो चुकी है शादी के लायक, लेकिन अभी तक उनकी शादी हुई नहीं। शायद वो करना ना चाहता हो अपनी इसी कमी की वजह से। माँ, हम तुमसे कहे ना हम कोनो दूसरा काम ढूंढ लेंगे, पर हमसे इस शादी वादी की बात मत किया करो। मुखिया जी, वो देखने में बिल्कुल हमारे और आप जैसा ही होगा, लेकिन उसके सोचने का तरीका हमसे अलग है, बिल्कुल अजीब सा। उसको पकड़ने में हमें आप लोगों की मदद चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, आप हमें हुक्म कीजिए, हमें क्या करना होगा? क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले तो उन लोगों का नाम चाहिए जो लोग अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं, और उन लोगों का भी जो 1 साल के लिए इस गांव से दूर थे और अभी कुछ दिन पहले ही वापस लौटे। हत्यारा इनमें से ही कोई एक है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं सारे गांव में इतला कर देता हूं।
इंस्पेक्टर राणा के द्वारा बताई गई पहचान के दायरे में आने वाले सभी लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया। रूपेश भी उनमें से एक था। सभी लोगों की तरह रतन राम भी अपने बेटे रूपेश के साथ पुलिस स्टेशन गया। सब रूपेश मेरा बेटा है। वो 1 साल के लिए यहाँ था नहीं। पिछले 1 साल से कहाँ थे? यो मामा के यहाँ थे अपने। अभी तक शादी भी नहीं की? नहीं जी नहीं। तुम अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हो? हाँ, बाएं हाथ से। ठीक है, जा सकते हैं आप लोग। जी सर। रुकिए, सिर्फ तुम जा सकते हो। आप बाहर बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी सर। लेकिन रूपेश से सवाल जवाब करने के बाद इंस्पेक्टर राणा ने रतन राम को दोबारा अकेले में बुलाया। क्या उम्र होगी रूपेश की? जी 27 साल। आपने कभी उसकी शादी वादी के बारे में नहीं सोचा? साहब हम तो बोल बोल कर थक गए, लेकिन वही मानता नहीं। फिर हमने भी कहना छोड़ दिया। उसकी मर्जी होगी तो कर लेगा। हमने सुना है कि फरवरी 2004 से लेकर फरवरी 2005 तक वो इस गांव से बाहर था। साहब हमने उसको सरहानपुर भेजा था, उसके मामा के वहाँ कुछ काम करने के लिए, लेकिन वहाँ भी उसका मन लगा नहीं और वो वापस लौट कर आ गया। और उस दौरान गांव में एक भी खून नहीं हुआ। रुपेश अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करता है जी। और जब से वो गांव में वापस आया है, एक के बाद एक हत्याएं होती जा रही हैं। हो सकता है कि ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक हो और आपका बेटा निर्दोष हो। देखिए, मैं समझता हूं कि एक बाप होने के नाते अपने बेटे के ऊपर शक करना बहुत मुश्किल है, लेकिन गांव वालों की जिंदगी बचाने के लिए आपको रुपेश के ऊपर नजर रखनी होगी। होश में तो है आप? क्या बात कर रहे हैं? उस निकम्मे दरोगा की बातों में आकर आप अपने बेटे पर शक कर रहे हैं? अरे वो पहले भी 2 बार गलत आदमियों को गिरफ्तार करके ले जा चुके हैं। इस बार कोई नहीं मिला तो अब हमारा बेटा, अरे वो तो गैर है, पर आपको क्या हो गया है? ऐसी बात नहीं है, मुझे खुद उस पर पहले से ही शक था, लेकिन कभी बोले नहीं। पुलिस वाले और गांव वालों की बातों में आकर आप भी बहक गए हैं। आप अपने बेटे पर शक कैसे कर सकते हैं? अरे वो तो एक मक्खी तक नहीं मार सकता और आप कह रहे हैं ये। तुम गलत समझ रही हो, वो मेरा भी तो बेटा है। इसीलिए जब देखो जब उसकी जान के पीछे पड़े रहते हो। खून रुपेश के मुंह लग चुका था। उसके अंदर बैठा शैतान ज्यादा दिन तक शांत नहीं बैठ सकता। दोस्तों, एक के बाद एक कई अपराध करने के बाद इस तरह के अपराधी को उस तरह की जुर्म की एक लत सी लग जाती है, और इस तरह का जुर्म करने के बाद ही उन्हें एक तरह की खुशी, एक तरह की संतुष्टि मिलती है। रुपेश ऐसा ही खूंखार अपराधी था। संभाल कर खेलो, गिर जाओगे। अरे अरे संभालो, हाँ संभालो। बहुत अच्छे। अरे कितनी देर हो गई बबीता? चलो, कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ, खाना खाना है। नमस्ते। रुपेश अपनी अगली शिकार की तलाश में था। उसकी नजर मासूम बबीता पर जाकर टिकी। अब बबीता की जिंदगी का हर पल खतरे से भरा था। बबीता, अरे वो हम कह रहे थे कि बबीता, रुपेश बेटा, इतने घबराए हुए क्यों?
चाचा जी बबीता को अकेले अकेले जाता देख ना हम डर गए। आपको मालूम है चाचा जी गांव का माहौल क्या है आजकल? अरे बेटा, हमको भी गांव का माहौल मालूम, लेकिन इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हमेशा नज़र रहती है हमारी उस पर। हाँ हाँ चाचा जी, वही हम सोचे कि उसको घर छोड़ाएं। वैसे तुमने अच्छा किया। अच्छा चलते हैं। जी चाची, चल बेटा। हालांकि पुलिस लगातार हत्यारों को पकड़ने की कोशिश में थी, लेकिन अब तक उन्हें ऐसा कोई सुराग नहीं मिला था जो उन्हें रूपेश तक पहुंचाए। रूपेश अपना अगला शिकार नहीं कर पा रहा था, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो बस सिर्फ एक मौके की तलाश में था। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर रूपेश इन मासूम बच्चों को अपना शिकार क्यों बना रहा था? और इस वक्त का सबसे अहम सवाल, क्या पुलिस समय रहते रूपेश तक पहुंच पाएगी? क्या बबीता रूपेश के शिकंजे से बच पाएगी? अरे माँ रोटी दे। ले बेटा। अरे माँ, अरे खाना तो खा लीजिए। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है हमारी। अरे रतन भैया, अरे ओ रतन भैया। कौन है? अरे बिरजू भैया। राम राम भैया। अरे राम 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 राम, क्या बात है, आइए। अरे ये निमंत्रण देने आए थे भैया। निमंत्रण किस बात का? अरे वो कहा है इसी महीने की 21 तारीख को हमारे पोते का नामकरण है, आप सब जरूर आइएगा, हमें बड़ी खुशी होगी भैया। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, हम जरूर आएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ चलते हैं। राम राम। राम राम। हाँ? किस तारीख? आप सब आए, हमारे दरवाजे की शोभा बढ़ गई। आप लोग भी तो मेरे अपने हैं, फिर वो मेरा भी तो पोता है। रुपेश, जाओ जी। इधर कहाँ जा रहे तू? आओ जी वो। ये मिठाई के डब्बे ले, गुरप्रीत चाचा को दे के आ। जी आओ जी। बबीता, क्या है? इधर आना। ये देख, तेरे लिए लड्डू। लड्डू? हाँ लड्डू। ले जा इसको अपने घर पे रख के आ। अभी तो मुझे घर नहीं जाना है, मुझे अभी खेलना है। अरे बबीता अरे बबीता की माँ। हाँ भाभी जी, जरा इधर आ तो। आई भाभी जी आई। क्या हुआ भाभी जी? अरे वो भंडारे से डिब्बा नहीं निकल रहा है, जरा उतार के देना मुझे। मैं उतारती हूँ ना भाभी जी, एक मिनट। बबीता सुन, यहाँ से कहीं जाना मत, समझ गई ना? मैं आती हूँ अंदर जाके। हाँ। चल छुपन छुपी खेलते हैं। छुपन छुपी? हाँ ठीक है, लेकिन मैं छुपूंगी।
मैं छुपी हूँ। बबीता, बबीता, बबीता। भाभी जी, आपने बबीता को देखा क्या? बबीता कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे क्या हुआ? अरे बबीता को यहाँ छोड़ के गई थी मैं, पता नहीं कहाँ चली गई वो। इधर ही खेलती होगी, चिंता मत कर। इधर ही बबीता खेलती होगी। सुनिए ना, क्या हुआ? बबीता को देखा क्या आपने? कितनी बार बोला है तुमको उसको अकेले मत छोड़ा करो। अरे तो मैं भाभी जी को मंडारे में सामान निकलवाने गई थी। अरे रामखा चाचा, अरे क्या हुआ? अरे बिरजू भैया, बबीता नहीं दिखाई दे रही है। बबीता! अरे बबीता बेटा! देख तेरी और लग रहे। जरा क्या है? अरे बबीता! अरे अरे बबीता! अरे बिटिया कहाँ है? ए बबीता! बबीता! अरे रामचरण काका उधर मिली क्या? एक किशनलाल! अरे कहाँ हुआ? अरे होटल को ले, होटल को ले! अरे कहाँ हुआ? चलो चलो बबीता! चलो! अरे हमारी बिटिया बाबा! अरे हमारी बिटिया! चलो चलो हमारी बिटिया! अरे मुन्ना चल! चल चल! बबीता बिटिया! अरे बबीता बिटिया! अरे बेटी! बबीता! अरे राम काका! लखन चाचा, ये क्या हो गया मेरी बिटिया को? अरे बिटिया के खोल बेटा! अरे मेरी बेटी को क्या हो गया? अरे 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 बबीता बिटिया! अरे बबीता बिटिया! जिंदा है! क्या कह रहा बिरजू काका? जिंदा है! अरे हाँ जिंदा है भैया, जल्दी इसको हॉस्पिटल! अरे बिरजू काका! अरे ले चलो इसको! इसको चलो! रतन चाचा! देखिए, बबीता अब खतरे से बाहर है, डरने की कोई बात नहीं। सुन लिया आपने? डॉक्टर ने क्या कहा? बबीता अब खतरे से बाहर है। अब आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। बबीता को जब होश आएगा, वो कातिल का नाम बताएगी, तो तब कातिल को सजा हम गांव वाले देंगे। हम देंगे। इंस्पेक्टर साहब, अब आप इस मामले से दूर ही रहिए। देखिए आप लोग, मुखिया जी, शायद एक बात आप लोग भूल रहे हैं कि कातिल अभी भी आपके बीच में ही है। अगर उसे पता चला कि बबीता जिंदा है तो वो उसके ऊपर दोबारा जानलेवा हमला करेगा। बबीता की जान अभी भी खतरे में है। आप उसकी चिंता मत करिए, हम सब यहाँ बबीता के पास रहकर पहरा देंगे। हाँ हाँ, हम सब देंगे पहरा, कुछ नहीं होने देंगे बबीता को। इंस्पेक्टर साहब, अब आप जाइए। ठीक है, अगर आप लोग ऐसा ही चाहते हैं तो यही सही, लेकिन हम और हमारे हवलदार यहीं हॉस्पिटल के बाहर रहेंगे आप लोगों की मदद के लिए। यादव, चलो। अरे कुछ नहीं होने देंगे हम बबीता को। मैं रात में यहीं पर रुकता हूँ, आप सब आराम से बाहर पहरा दीजिए। अरे देखते हैं कौन आता है अंदर। मुखिया जी, रुपेश अकेला नहीं रहेगा, मैं भी उसके साथ में रहता हूँ। चलो। तुम लोग पूरी तरह सतर्क रहो। मुझे पूरा यकीन है कि कातिल बबीता को मारने के लिए जरूर आएगा। तुम दोनों हॉस्पिटल के दूसरे गेट पे जाओ और तुम यहाँ पे। जी सर। यादव, चौकन्ने रहो। कैसी है बिटिया? रतन काका सो रही है। चाचा जी, माँ और चाची जी दोनों बहुत थक गए होंगे। आप इन दोनों को घर छोड़ आइए ना। नहीं बेटा, हम यहीं रुकेंगे। घर चलेगी क्या? नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं बबीता के पास रहूंगी। अरे चाची जी, अब बेवजह परेशान हो रही हैं। हम हैं ना, हम संभालेंगे यहाँ पर। चाचा जी, आप ले जाइए इनको। माँ। बबीता की माँ, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। चल घर चलते हैं। रतन काका, मैं इन लोगों को घर छोड़ता हूँ। चल भाभी।
बाबूजी, सुबह से आप भी काफी थक गए होंगे। आप एक काम करिए, आप घर जाइए और आराम करिए। हम है ना यहाँ पर। नहीं बेटा, तू भी थक गया होगा। जा जा, तू घर जा, आराम कर। मैं बैठा हूँ ना यहाँ, जा। नहीं बाबूजी, हम भी आपके साथ ही पहरा देंगे। ठीक है। रुपेश, मुझे तुझ पर पहले से ही शक था। छोड़ छोड़ दे इसे। देख बाबू, देखो मुझे छोड़ दे। ये लड़की बच गई ना, मुझे पुलिस पकड़ लेगी। मैं खुद पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगा कि तू ही गुनहगार है। छोड़ छोड़ इसे। बाबू, बचाओ, पकड़ो पकड़ो रुपेश को, पकड़ो पकड़ो। रुपेश छोड़ जा इसे। रुपेश रुक जा रुपेश, रुक जा रुपेश, रुक जा। अरे पकड़ो। अरे रुपेश, क्या हुआ? काहे भाग रहा है? पकड़ो 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 उसे, पकड़ो उसे। पकड़ो। क्या हुआ? अरे रुपेश ही कातिल है। पकड़ो उसको, पकड़ो। आप बीच में नहीं आइए, हम इसको जान से मार डालेंगे। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग भी इसकी तरह एक खूनी बन जाना चाहते हैं? रतन चाचा, हम जानते हैं कि आपका बेटा है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये एक सिर्फ खूनी है और कानून ही उसको सजा दे सकता है। इसको पुलिस के हवाले कर दो ताकि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और इसके जैसे और गुनहगार लोगों को एक सबक हासिल हो। यादव, ले चलो इसको। उठ। अब बोल, तूने क्यों उन 8 लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया? अब फिर उसके बाद उन्हें इतनी बेरहमी से मार डाला क्यों? बोल। बोलता है अब। तो बताता उसे। आज से 3 साल पहले तेरे को एक फोकट में सलाह दूं क्या? तू ना कभी शादी मत करना, क्योंकि जब तेरी बीवी को पता चलेगा कि तू नामर्द है और तेरे से कुछ भी नहीं होता, तो वो तुझे सुहागरात पर ही छोड़कर भाग जाएगी। नामर्द कहीं का। अच्छा, तो उसने तेरे अहंकार को ठेस पहुंचाई और तुमने अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए मासूम बच्चियों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। शर्म नहीं आई तुझे? वकील वालिया साहब, मुझे खुद भी बहुत बुरा लगता था। घिन आती थी मुझे अपने आप से। साहब, जब कभी उस तबायफ की कही हुई बात मुझे याद आती थी, नामर्द कहीं का। मुझसे रहा नहीं जाता था। तड़प बर्दाश्त नहीं होती थी साहब। मुझे साबित करना था कि मैं नामर्द नहीं हूं, और उसी के चलते से एक के बाद रुपेश का बयान सुनकर पुलिस भी हिल गई। एक एक करके उसने अपनी सभी घिनौने अपराधों को कबूल कर लिया। अदालत ने उसको इस दरिंदगी के लिए कड़ी सजा सुनाई। लेकिन दोस्तों, उसकी सजा के बाद भी उन मासूम बच्चियों जिनको इस हैवानियत का शिकार होना पड़ा, उनकी जिंदगी को वापस नहीं लाया जा सकता। रुपेश और उसके जैसे दूसरे अपराधियों की वजह से हमारे देश में नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या 2010 में 26,694 से बढ़कर
2011 में 33,100 हो गई, यानी सिर्फ एक ही साल में 24% की बढ़ोतरी। क्यों बढ़ रही है इन अपराधों की संख्या? क्यों छोटे छोटे मासूम बच्चों पर इतना जुल्म ढाया जा रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि ऐसे अपराधियों के लिए नाबालिग बच्चियां आसान शिकार होती हैं, या फिर इसलिए भी क्योंकि हम अपराधियों को पनपने देते? अगर हम अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को पहले ही पहचान ले तो शायद अपराधों की संख्या कुछ कम हो जाए। रूपेश के पिता रतनलाल ने देर कर दी, लेकिन देर से ही सही रूपेश के बर्ताव पर गौर तो किया। अगर रतनलाल इस बात को यूं ही नजरअंदाज करते रहते तो शायद रूपेश कभी नहीं पकड़ा जाता। दोस्तों, हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाना चाहिए। हमारे आसपास के लोगों के व्यवहार पर नजर रखनी चाहिए। अगर उनके बर्ताव में, उनके तौर तरीकों में कोई बदलाव नजर आए तो इसे एक समस्या मानकर इस पर ध्यान देना चाहिए। इसी ख्याल के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी एक सच्ची घटना को लेकर। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधानी लें। इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान